हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट जीआईसी 1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, जिसमें मैंने सारे जो इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में इसमें कवर किया है, सभी को यहाँ पर कंबाइन किया है सो दैट आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट 1 है, व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब हमें सेफ्टी मैनेज करना क्यों जरूरी है। दूसरे एलिमेंट के बारे में जानेंगे जो है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, यानी मैनेजमेंट सेफ्टी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फंक्शन करता है। एलिमेंट 3 है मैनेजमेंट रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस, जहां हम रिस्क को कंट्रोल करना और ह्यूमन फैक्टर्स को समझेंगे। और एलिमेंट 4 है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को कैसे चेक और इम्प्रूव करती है। ये यूनिट निबुश आईजीसी का फाउंडेशंस है। अगर आपका जीआईसी वर्क स्ट्रांग हो गया तो आपका ओवरऑल कंसेप्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारी निबुश आईजीसी ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर उसको डाउनलोड कीजिए ताकि ई बुक के जरिए और वीडियो फॉर्मेट के जरिए, आप दोनों फॉर्मेट के जरिए आप अपनी निबुश आईजीसी की जो एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सको और जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है वो सारा कंफ्यूजन इससे दूर कर सको। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबुश आईजीसी के एलिमेंट 1 के बारे में। दोस्तों, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि निबुश आईजीसी का सिलेबस क्या है। लेकिन क्योंकि निबुश आईजीसी का जो अभी सिलेबस है वो स्लाइटली चेंज हुआ है, उसमें जैसे कि पहले यूनिट IG1 IG2 आता था तो अभी यूनिट यहाँ पर चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट का जो आप पेपर देते थे उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अगर आपने ये अगर नहीं समझा तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्या-क्या चीज़ें जो है बदलाव किए गए हैं। तो वो दोनों टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो डिटेल में बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको वॉच कीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निबुश आईजीसी का एलिमेंट 1 क्या है, कि वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को हमें क्यों मैनेज करना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। रोज लाखों लोग सुबह घर से काम पे जाते हैं, उनकी फैमिली उनका वेट करती है कि शाम को घर सेफ घर वो वापस आएंगे। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी अनसेफ कंडीशंस या फिर एक उनका वो हजार्ड को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वर्कर घर पर वापस नहीं आता। अब सोचो जरा, ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ, यानी कि वो जो वर्कर के साथ जो भी हादसा हुआ है वो क्या किस्मत के भरोसे हुआ था या फिर उसको हम प्रिवेंट कर सकते थे। सच क्या है? तो 90% से ज्यादा वर्कप्लेस जो एक्सीडेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रिवेंटेबल होते हैं। तो प्रॉब्लम लक नहीं होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट, और इसीलिए हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जिस्ट करता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निवोश आईजीसी का एलिमेंट 1। ये एलिमेंट हमें ये नहीं सिखाता कि सेफ्टी मैनेज कैसे करें, ये हमें बताता है कि सेफ्टी मैनेज करना जरूरी क्यों होता है। अगर आप ये क्यों समझ गए तो बाकी पूरा सिलेबस बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 बेसिक वर्ड्स समझते हैं। हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। ये 3 वर्ड्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की फाउंडेशंस है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज फ्री होना नहीं है। हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। वर्कप्लेस में हेल्थ इश्यूज कौन से हो सकते हैं? नॉइज से हेयरिंग लॉस, डस्ट से ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बैक पेन, स्ट्रेस, फटीग, ये सब स्लोली डेवलप होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी का मतलब है इमीडिएट इंजुरीज से प्रोटेक्शंस, जैसे स्लिप, फॉल, कट, इलेक्ट्रिक शॉक, मशीन एक्सीडेंट, इससे हमें प्रोटेक्शंस देना, यानी कि वो सेफ्टी कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो साइड पर हेलमेट पहनते हैं, ग्लोव्स, मशीन गार्ड, ये सब सेफ्टी कंट्रोल्स हम साइड पर लेते हैं। अब बात आती है वेलफेयर की। तो वेलफेयर का मतलब है बेसिक फैसिलिटी जो वर्कर को कंफर्टेबल रखती है, जैसे कि ड्रिंकिंग फैसिलिटी, पीने का पानी उनको स्वच्छ मिलना चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड,
ये सारे हम वेलफेयर में देखते हैं, ये सारी चीजें हम वर्कर को प्रोवाइड करते हैं। अगर वेलफेयर नहीं होगा तो वर्कर प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएगा। तो याद रखो, हेल्थ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शंस के लिए होता है, सेफ्टी इमीडिएट प्रोटेक्शंस के लिए होता है, और वेलफेयर कंफर्ट और वो हाइजीन के लिए हम मेंटेन करते हैं। तो एग्जाम में ये जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पर देखी है ये पूछी जाती है, और डायरेक्ट ये आपको आना ही चाहिए। मतलब एग्जाम में जैसे कि सिनारियो बेस्ड एग्जाम होती है, और उसमें अगर कहा जाए कि आपको डिफाइन करना है ये जो तीनों डेफिनेशंस मैंने बताई, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर, तो आपको इसको प्रॉपरली वहां पर डिफाइन करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने समझना है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी को हम मैनेज क्यों करें। अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, कंपनी सेफ्टी पे पैसा क्यों खर्च करे? सिर्फ प्रोडक्शंस पे फोकस अगर वो करे तो उनको प्रोडक्शंस मिल जाएगा, तो फिर ये सेफ्टी के ऊपर खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका आंसर है तीन रीजंस, उसकी वजह से ही उनको सेफ्टी को मैनेज करना होता है। वो तीन रीजंस क्या है? तो मोरल, लीगल और फाइनेंशियल। इन तीन कारणों की वजह से साइट पर सेफ्टी को मैनेज करना जरूरी हो जाता है। इनको हम बोलते हैं थ्री पिलर्स ऑफ सेफ्टी। चलिए एक एक करके इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोरल रीजंस की। तो मोरल रीजंस यानी कि क्या होता है? ये ह्यूमैनिटी का टॉपिक है, यानी कि ये इंसानियत का टॉपिक है। हर वर्कर का ये राइट है कि वो सेफ घर वापस जाए। कोई भी काम पे मरने या फिर इंज्योर होने के लिए नहीं आता है। एम्प्लॉयर और सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना। अगर हजार्ड पता है फिर भी इग्नोर करते हो तो मोरली आप यहाँ पर गलत हो। जो चीज आपको पता है लेकिन जानबूझकर आपको पता होने के बाद भी आपको ये पता है कि इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो ये आप मोरली यहाँ पर गलत कर रहे हो। एक्सीडेंट्स हमेशा पेन देता है। फैमिलीज एक्सीडेंट की वजह से जो है ब्रेक हो जाती है, बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट होता है। तो अगर लॉ नहीं भी रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लॉ है इसलिए उसका वो लॉ हमें पनिश करेगा, इसलिए हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि अगर लॉ भी नहीं रहेगा तब भी आपने सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सही काम होता है। सेफ्टी इज अबाउट केयरिंग फॉर पीपल। अब बात करते हैं लीगल रीजंस की। तो लीगल रीजंस यानी कि क्या? तो यहाँ पे सेफ्टी कंपलसरी हो जाती है। हर कंट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज होते हैं। लॉ क्लियरली बोलता है एम्प्लॉयर ने सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए। वो उन्होंने रिस्क असेसमेंट जो है उन्होंने करना चाहिए, उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, पीपी उन्होंने उन एम्प्लॉयर ने वर्कर को सभी को एम्प्लॉयज को देना है, इक्विपमेंट मेंटेन उन्होंने रखना है। अगर फॉलो एम्प्लॉयर अगर ये सारी चीजें अगर फॉलो नहीं करेगा तो उनको हेवी पेनल्टी हो सकती है, हेवी फाइन उनके ऊपर हो सकता है, कोर्ट केस उनके ऊपर हो सकती है, उनका काम रोक दिया जा सकता है, यहाँ तक कि उनको जेल भी हो सकती है। तो सेफ्टी एक खाली ऑप्शनल नहीं है कि करना ही है करके, ये लीगली मैंडेटरी है। लॉ ब्रेक अगर करोगे तो बिजनेस भी बंद हो सकता है, बस इतना आपको समझना है। अब बात आती है थर्ड रीजन की, वो है फाइनेंशियल रीजन। अब बिजनेस साइड समझो। लोग बोलते हैं सेफ्टी पे पैसा लगता है, बट रियलिटी क्या है? एक्सीडेंट पे ज्यादा पैसा लगता है, एक्सीडेंट के बाद डायरेक्ट कॉस्ट आती है। देखिए कोई भी अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो वो एक हमें डायरेक्ट कॉस्ट पे लेके जाता है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट पे लेके जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट हमें दिखती है कि यहाँ पर खर्चा हुआ है, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो पर्सन अगर इंजोर हुआ तो उसका मेडिकल बिल हमें दिखता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। कंपनसेशन हो गया, फाइन्स हो गया, इक्विपमेंट डैमेज, तो ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती है जो हमें दिखती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हिडन कॉस्ट होती है जो काफी डेंजरस होती है। वो क्या है? तो प्रोडक्शन बंद होना, प्रोजेक्ट में डिले होना, वर्कर्स डिमोटिव होना, क्लाइंट का ट्रस्ट लॉस होना, इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्रीज होना और रिप्यूटेशन भी डैमेज होना। एक एक्सीडेंट करोड़ रुपीस का जो है नुकसान कर सकता है। तो प्रिवेंशन सस्ता होता है कंपेयर टू एक्सीडेंट्स, इसलिए हमेशा याद रखो कि अच्छी सेफ्टी मतलब अच्छा बिजनेस। प्रिवेंशन इज चीपर देन एक्सीडेंट। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखिए सेफ्टी मैनेज करने के लिए कंपनीज लॉज और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। दो टाइप्स के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ जो पनिश करता है, सिविल लॉ जो कंपनसेशन देता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि ISO 45001 ये सिस्टम प्रोवाइड करता है।
प्लान डू चेक एक्ट, ये आपने नाम सुना ही होगा। तो ये किसके तहत करते हैं? तो हम ये स्टैंडर्ड के तहत करते हैं। सिस्टमैटिकली रिस्क कंट्रोल करने में ये काफी मददगार साबित होता है। तो लॉज बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये चीज आपने समझनी है। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में। अब एम्प्लॉयर की कई सारी ड्यूटीज होती है, उसमें शामिल है कि एम्प्लॉयर में उनको सेफ वर्क प्लेस जो है प्रोवाइड करना होता है, रिस्क असेसमेंट उनको करना होता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क उनको बनाना होता है, ट्रेनिंग और सुपरविजन देना होता है, पीपी फ्री प्रोवाइड करना होता है, इक्विपमेंट का इंस्पेक्शंस करना होता है, वेलफेयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, इमरजेंसी प्लान बनाना होता है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयर को करनी होती है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर एम्प्लॉयर ये करने में फेल हो जाता है तो एक्सीडेंट पक्का समझिए। तो क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी अगर वो पूरा नहीं करते तो हमें एक्सीडेंट भी फेस करना पड़ सकता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का काम है ये सारी जो चीजें हैं ये एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है क्या, तो उसको इंश्योर करना, ये सब फॉलो करने की जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। अब बात करते हैं कि वर्कर के क्या जिम्मेदारी है और उनके क्या अधिकार है। तो सेफ्टी ये टीम वर्क होता है, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी एक वर्कर की जिम्मेदारी है या फिर एक एम्प्लॉयर की या फिर एक खाली पर्सन्स की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता है। सेफ्टी एक टीम वर्क होता है, सिर्फ एम्प्लॉयर का काम नहीं है ये, ना ही ये एक पर्टिकुलर पर्सन्स का काम है। वर्कर की भी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, तो वर्कर को जो बताए गए रूल्स है सेफ्टी के बारे में वो उसने फॉलो करने चाहिए। उनको अगर पीपी दिए है पहनने को तो उन्होंने पहनना चाहिए। अगर वो हज़ार्ड देखते हैं साइड पर तो उसके बारे में वर्कर ने अपने स्टाफ या फिर जो सीनियर है उनको बताना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने करनी ही चाहिए, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी में आते हैं। अब उनके अधिकार की बात करते हैं। तो वर्कर के क्या अधिकार है, तो सेफ वर्कप्लेस का राइट होना चाहिए, यानी कि सेफ वर्कप्लेस उनको मिलना चाहिए, ये उनका राइट है, अधिकार है। ट्रेनिंग का उनका अधिकार है कि उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेशंस का उनका अधिकार है, अनसेफ वर्क को रिफ्यूज करना ये उनका अधिकार है। तो दोनों, ये जो दोनों यानी कि वर्कर की जिम्मेदारी और वर्कर का जो अधिकार है ये दोनों मिलके सेफ्टी बनाते हैं। अगर वो उनकी जो जिम्मेदारी है वर्कर को दी गई है उनको अगर वो फॉलो करते हैं, साथ ही साथ उनके अधिकार की अगर वो बात करते हैं, ये दोनों मिलके वो सेफ्टी को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी क्या होती है और उसका रोल क्या होता है। अब सवाल आता है कि कौन चेक करता है कि कंपनी का लॉ फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यानी कि कंपनी, जो भी कोई कंपनी होती है वो लॉ के मुताबिक चलती है। तो ये जो कंपनी है ये लॉ को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन चेक करेगा? तो इसका आंसर है इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ये इंस्पेक्शंस करती हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करती है। साथ ही साथ जो है ये अगर काम खराबी अगर वो देखती है तो इम्प्रूवमेंट का नोटिस भी ये दे सकती है। प्रोहिबिशंस ये नोटिस दे सकती है अगर काम उनको गलत लग रहा है तो। और सीरियस केस में कोर्ट एक्शंस भी हो जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये एक सेफ्टी पुलिस होता है, एक इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिनको वो कोई भी जो कंपनी है वो यहाँ पर लॉ को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है वो उनको चेक करना होता है। तो इनका काम है वर्कर को प्रोटेक्ट करना, भी इनका काम होता है कि वो कंपनी में जाएंगे, वर्कर से कुछ सवाल पूछेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप यहाँ पर सेफ हो, ठीक है। तो वर्कर के अधिकार की भी ये बात करते हैं। इसलिए कंपनी को हमेशा कंप्लायंसेस जो भी होते हैं, जो लॉ के मुताबिक होते हैं, सेफ्टी लॉ के मुताबिक होते हैं, तो उसको फॉलो करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट या पुअर सेफ्टी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। यानी कि अगर साइट पर सेफ्टी को अगर सही तरीके से अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर सेफ्टी इग्नोर आप करोगे तो क्या होगा, अगर आप साइट पर सेफ्टी इग्नोर करोगे तो आपको इंजरी का सामना करना पड़ सकता है, डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है, फाइन का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट केस हो सकती है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, रिपुटेशन बैड हो सकती है, बिजनेस शटडाउन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों का जो है सामना करना पड़ सकता है अगर सेफ्टी को इग्नोर करोगे तो पुअर सेफ्टी सिर्फ वर्कर को डैमेज नहीं करती है बल्कि कंपनी को भी ये डिस्ट्रॉय कर देती है। अब रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। चलो एक रियल एग्जांपल्स लेते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है, इसके इंस्पेक्शंस यहाँ पर नहीं होता है, उसको स्किप किया जाता है। गार्ड रेल्स वहाँ पर मिसिंग है, नहीं है,
वर्कर हार्नेस यहाँ पर नहीं पहनते हैं और ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, एक वर्कर वहां से स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर उसको सीरियस इंजरी हो जाती है। तो ये हमारे सामने एक सिनारियो है। अब बताओ कि यहाँ पर कौन सा फेलर हुआ है। मोरल यहाँ पर आपको फेलर बताना है, लीगल फेलर बताना है, साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल भी फेलर बताना है। ये तीनों फेलर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है मोरल फेलर। वो क्या है कि यहाँ पर वर्कर के सेफ्टी के बारे में यहाँ पर देखा ही नहीं गया है, उनकी केयर नहीं की गई है। दूसरा है लीगल फेलर। वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेफ्टी लॉज को ब्रोक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्शंस नहीं हुआ है, साथ ही साथ फॉल प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, गार्डरेल्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तीसरा है यहाँ पर फाइनेंशियल फेलर। फाइनेंशियल फेलर क्या है कि इंजरीज हुई है, सीरियस इंजरी, तो मेडिकल कॉस्ट आ गई, यहाँ पर कंपनसेशन आ गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया उसकी वजह से, इन्वेस्टिगेशन होगा और रेपुटेशन भी यहाँ पर लॉस होगी। तो ये यहाँ पर मोरल फेलर, लीगल फेलर और फाइनेंशियल फेलर हमें इस सिनारियो में देखने को मिलता है। तो एक एक्सीडेंट यहाँ पर हर किसी को अफेक्ट करता है, यानी कि वर्कर को अफेक्ट तो करता ही है, उसकी फैमिली को अफेक्ट करेगा, फिर कंपनी के को भी अफेक्ट करेगा, कंपनी के अदर एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट ये करता है। ठीक है, उसका रेपुटेशन डाउन हो जाता है। तो ये शो करता है, ये दर्शाता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट कितना यहाँ पर इसेंशियल्स है। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें आपने इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर ये समझना काफी जरूरी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीचे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है इन सभी के आंसर्स। जैसे कि हमने जैसे कि जाना है कि हेल्थ क्या है, तो उसका आप ये जो पूरा वीडियो आपने देखा है, तो हेल्थ की डेफिनेशंस क्या सीखी आपने यहाँ पर, सेफ्टी किसे कहते हैं, मोरल 3 रीजंस बताइए सेफ्टी को मैनेज करने के, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है, उसके 4 जिम्मेदारी बताइए, साथ ही साथ जो है 2 वर्कर की अधिकार क्या है वो बताइए। ठीक है, एक सिनारियो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि एक कंपनी है जो पीपी को इग्नोर करती है, साथ ही साथ पीपी को इग्नोर करने के बाद वर्कर यहाँ पर इंज्योर हो जाता है। तो इस के को आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सिक्वेंसेस में। कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, 3 पॉइंट से आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है जब आप आंसर लिखोगे। मोरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, ये जब आप खुद होकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो वो सिनारियो बेस्ड पेपर रहेगा और सिनारियो वहां पर दिया रहेगा, और फिर आपको अपने मन से कि उस क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है जब ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, तो फिर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा, ताकि ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हो और आप यहाँ पर सीखने की इच्छा रखते हो। तो आज हमने क्या सीखा है, तो सेफ्टी सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, सेफ्टी लाइफ प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी लॉ फॉलो करता है, साथ ही साथ सेफ्टी बिजनेस को प्रॉफिट देता है। मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, ये 3 रीजन सेफ्टी को कंपलसरी बनाते हैं। तो एलिमेंट 1 हमें यहाँ पर बताता है सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपके मन में अगर इस एलिमेंट के ऊपर, इस एलिमेंट 1 के ऊपर कुछ भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी शंका हो, तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश आईजीसी के एलिमेंट 2 के बारे में, जिसका नाम है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट 1 के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था और उसमें हमने जाना था कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने जाना था कि मोरल रीजन, लीगल रीजन और फाइनेंशियल रीजंस क्या होते हैं। तो अब हमें ये पता है कि सेफ्टी नेसेसरी है, लेकिन अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ये हमें पता है, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मैनेज कैसे किया जाता है, या फिर उसको हम मैनेज कैसे करें। हर दिन हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स मशीन, रिस्क और एक्टिविटीज को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि सेफ्टी ऑटोमेटिकली नहीं होती है। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। और यही एग्जैक्टली एलिमेंट 2 का टॉपिक है। आज हम समझेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं और रियल लाइफ में कैसे दिखती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्या होता है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है?
बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ये सेफ्टी को मैनेज करने का एक स्ट्रक्चर तरीका है। ये रैंडम एक्शंस नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद रिएक्ट करना नहीं होता है। ये एक प्लान और ऑर्गेनाइज अप्रोच होता है। इसमें पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मॉनिटरिंग होती है और इम्प्रूवमेंट भी होता है। इसको ऐसे समझो, अगर आपको हॉस्पिटल रन करना है तो सिस्टम चाहिए, अगर स्कूल रन करना है तो सिस्टम चाहिए। सिमिलरली, अगर सेफ वर्क प्लेस रन करना है तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी होता है। सिस्टम के बिना सेफ्टी एक गेस वर्क बन जाता है। सिस्टम के साथ सेफ्टी कंट्रोल और भी प्रेडिक्टेबल बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पीडीसीए साइकिल के बारे में। तो पीडीसीए साइकिल को सेफ्टी मैनेजमेंट का हार्ट भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर मॉडल सेफ्टी सिस्टम एक सिंपल साइकिल पे बेस्ड होती है, प्लान डू चेक एक्ट। इसको पीडीसीए साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल आईएसओ 45001 स्टैंडर्ड में भी यूज होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। मैं इसको एक स्टोरी की तरह आपको समझाता हूँ। पहले आप प्लान करते हो क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट करते हो, फिर चेक करते हो काम सही चल रहा है या फिर नहीं, और फाइनली इम्प्रूव करते हो, और फिर साइकिल दोबारा रिपीट होती है। सेफ्टी वन टाइम का जो है काम नहीं होता है कि एक बार आपने कर लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। चलिए हर स्टेप को यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि प्लान डू चेक एक्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान के बारे में। अब ये जो स्टेज है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। हम हजार्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को यहाँ पर असेस करते हैं, सेफ्टी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम सेट करते हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली काम स्टार्ट होने से पहले सब प्रिपरेशंस हम यहाँ पर करते हैं। अगर प्लानिंग पुअर होगी तो एक्सीडेंट गारंटीड होता है। तो याद रखिए कि अच्छी सेफ्टी हमेशा गुड प्लानिंग से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं प्लान डू चेक एक्ट में जो डू है उसके बारे में। ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। अब जो प्लान किया था उसको एक्चुअली करना होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो ट्रेनिंग इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, पीपी प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, सेफ्टी रूल्स को कम्युनिकेट करते हैं सभी में, यानी कि वर्कर्स टॉप लेवल से डाउन लेवल तक जो भी स्टेज है उन सभी को हम सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लानिंग बिना एक्शंस ये यहाँ पर यूजलेस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लान डू चेक एक्ट में जो चेक है उसके बारे में। तो अब ये हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है। क्या? तो ये चेक हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है कि क्या हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। इसलिए हम इंस्पेक्ट करते हैं, ऑडिट करते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट्स चेक करते हैं। अगर चेक नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोल इफेक्टिव है या फिर नहीं है। चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्थ चेकअप जैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि इस साइकिल में जो एक्ट है उसका मतलब क्या है। तो फाइनली हम इम्प्रूव करते हैं यहाँ पर, यानी कि एक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इम्प्रूव करते हैं। अगर कुछ गलत है तो फिक्स करते हैं, गैप्स हमें मिलती है तो हम उसे करेक्ट करते हैं, बेटर आइडियाज मिलते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यह स्टेप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है। फिर साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है, प्लान डू चेक एक्ट। इस तरीके से ये साइकिल कभी भी रुकती नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्लान डू चेक एक्ट यानी कि क्या होता है। अब पीडीसीए साइकिल को सिर्फ थ्योरी से समझना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। चलिए इसको एक रियल कंस्ट्रक्शन साइट एग्जांपल से समझते हैं। सो इमेजिन करो कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के सेफ्टी ऑफिसर हो और वर्कर्स हाइट पे स्लैब शटरिंग और स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। अब हम पीडीसीए स्टेप इन बाय स्टेप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। तो काम स्टार्ट करने से पहले हम हजार्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट, टूल्स का गिरना, वीक स्कैफोल्डिंग, अनसेफ लैडर का इस्तेमाल करना। फिर हम रिस्क असेसमेंट यहाँ पर करते हैं
और कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं, जैसे कि गार्डर्स लगाएंगे, यहाँ पर सेफ्टी नेट लगाएंगे, फुल बॉडी हार्नेस देंगे, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शंस करेंगे, वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, मेथड स्टेटमेंट और परमिट भी यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पहले सोचो फिर काम करो। अगर प्लानिंग वीक है तो एक्सीडेंट पक्का होता ही है। अब आता है डू स्टेज। यहाँ हम जो प्लान बनाया था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई, यहाँ पर हार्नेस इशू किया गया, स्कैफोल्डिंग प्रॉपरली इरेक्ट की गई, सुपरवाइजर मॉनिटरिंग कर रहा है, टूल बॉक्स स्टॉक हो रहा है। अब सेफ्टी सिर्फ पेपर पे नहीं है, ग्राउंड पे विजिबल है। अब हम चेक करेंगे, यानी कि हमारा थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है चेक का। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं सिस्टम काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम डेली साइट इंस्पेक्शंस, पीपी चेक करते हैं, स्कैफोल्डिंग टैग चेक करते हैं, अनसेफ एक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व न करते हैं, नियर मिस रिकॉर्ड भी करते हैं, क्योंकि कभी-कभी कंट्रोल्स होते हुए भी लोग यहाँ पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो चेकिंग से जो अगर हम डेली अगर चेकिंग करेंगे तो उससे हम प्रॉब्लम जल्द से जल्दी जो है उसका पता लगा सकते हैं। अब लास्ट स्टेज है वो है एक्ट। सपोज इंस्पेक्शंस में पता चला कि वर्कर्स हार्नेस टाई ऑफ नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें इमीडिएट एक्शंस लेना होगा। तो फिर हम उसकी दोबारा रीट्रेनिंग करेंगे, बेटर वहाँ पर सुपरविजन प्रोवाइड करेंगे और जो एंकर पॉइंट्स है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे, प्रोसीजर्स वहाँ पर अपडेट करेंगे। फिर साइकिल दोबारा यहाँ पर स्टार्ट होगी, जैसे कि प्लान डू चेक एक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलती ही जाएगी। तो आप देख सकते हो सेफ्टी एक बार का यहाँ पर काम नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। यही पीडीसी का रियल मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं एचएसजी मॉडल के बारे में। आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है निबोश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो HSG 65 यानी कि क्या होता है? अब ये एक पॉपुलर सेफ्टी फ्रेमवर्क है जिसका नाम है HSG 65। तो HSG 65 एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ने पब्लिश किया था, जो यूके का मेन सेफ्टी रेगुलेटर है। HSG का मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडेंस। 65 डॉक्यूमेंट नंबर है। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें। ये लॉ नहीं है, ये रेगुलेशंस भी नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस है। स्टेप बाय स्टेप ये मैनुअल जैसा है। निबोश HSG 65 यूज करता है क्योंकि ये सिंपल और प्रैक्टिकल है। इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें है सबसे पहला पॉलिसी, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है मॉनिटरिंग और पांचवा है रिव्यू। चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डिटेल में, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी फाउंडेशंस होती है, ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो मैनेजमेंट का कमिटमेंट यहाँ पर शो करता है। इसमें क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलता है। हमारा सेफ्टी का गोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेफ्टी कितनी सीरियस है, ये सारी चीजें हमें इस पॉलिसी के अंदर देखने को मिलती है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलता है। अगर टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं है तो सेफ्टी कभी भी काम नहीं करेगी। सेफ्टी कल्चर हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है और वो ग्राउंड लेवल तक आता है। तो आपको यहाँ पर पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का यहाँ पर कमिटमेंट क्या है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेज है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है। सेफ्टी ऑफिसर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, इंस्पेक्शंस कौन करेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कम्युनिकेशंस, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस भी इंश्योर यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि बेस्ट पॉलिसी भी फेल हो जाती है अगर लोग ट्रेन नहीं है तो राइट पीपल, राइट रोल और राइट स्किल्स हमेशा होनी चाहिए। थर्ड है यहाँ पर प्लानिंग। अब प्रैक्टिकल कंट्रोल्स ये प्लान करते हैं, यहाँ पर रिस्क असेसमेंट करते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यहाँ पर बनाते हैं, इमरजेंसी प्लान यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, परमिट को यहाँ पर यूज करते हैं। तो हजार्स को आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी बेस्ट प्लानिंग रहेगी तो जो भी सरप्राइजेस आते हैं उसको हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं।
हमेशा आपको याद रखना है कि जहां प्लानिंग वीक होती है वहां एक्सीडेंट हमेशा होते हैं। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग। तो हम डेली चेक करते हैं कि हमने जो सेफ्टी साइट पर जो मेंटेन कर रहे हैं वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये हम मॉनिटरिंग के जरिए करते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव मॉनिटरिंग, जैसे कि हम इंस्पेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस करते हैं। दूसरा है रिएक्टिव मॉनिटरिंग, जैसे कि एक्सीडेंट या रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट्स होती है और इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें करते हैं। तो दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग ये दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करता है और रिएक्टिव इंसिडेंट से लर्निंग देता है, और जो लर्निंग हमें मिलती है उससे हम फिर सीख कर दोबारा वो चीज नहीं होनी चाहिए, उस तरीके का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर फाइनली है रिव्यू। तो ये मैनेजमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाती है कि क्या काम किया, क्या फेल हुआ, क्या इंप्रूव करना है। फिर सिस्टम अपडेट हम करते हैं उसके बेसिस के ऊपर, यानी कि जहां पर भी हमें लैप्सेस दिखती है तो उसको अपडेट हम जहां पर हमें लैप्सेस दिख रही है, कमी दिख रही है, उसको फिर हम दोबारा अपडेट करते हैं। इससे सेफ्टी हर साल साल दो साल जो है इम्प्रूव होती रहती है। अगर हम बार बार अगर रिव्यू करेंगे तो इससे हमारी जो सेफ्टी है उसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब HSG 65 को भी एक सिंपल फैक्ट्री एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। HSG 65 जो है वो गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ने पब्लिश किया है। ये बताता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे सेफ्टी कैसे मैनेज करनी होती है। इमेजिन करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मशीन्स वहां पर चल रही है, फोर्कलिफ्ट चल रही है और 100 से ज्यादा वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं। अब HSG 65 में हमने जो 5 स्टेप्स देखे हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था पॉलिसी का। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, तो एक रिटर्न सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पर बनाती है, जैसे सेफ्टी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, जीरो एक्सीडेंट गोल। और ये जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो इसको साइन करके नोटिस बोर्ड पे वो डिस्प्ले करते हैं। इससे मैसेज क्लियर होता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर इसके सेफ्टी के बारे में सीरियस है। अगर टॉप मैनेजमेंट सीरियस नहीं है तो सेफ्टी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया पॉलिसी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि वो इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर कौन है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, सुपरवाइजर कौन है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, फर्स्ट एडर कौन है, फायर वार्डन कौन है, और फिर सभी को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। मतलब राइट पर्सन्स को यहाँ पर राइट रोल प्ले करने को बोलते हैं, जिनका जो वहाँ पर जिसमें एक्सपर्ट है उसके मुताबिक। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्लियर नहीं होगी तो काम यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग की स्टेज हमने यहाँ पर पार कर लिया। अब थर्ड जो स्टेज आती है वो है प्लानिंग की। अब प्लानिंग में क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, हजार्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हजार्स में क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सिनारियो से, तो मशीन जो चल रही है तो उसमें इंटेगलमेंट हो सकता है, फोरक्लिप कोलिजन हो सकती है, फोरक्लिप का कोलिजन हो सकता है, नॉइज एक्सपोजर हो सकता है। तो ये हमने हजार यहाँ पर फाइंड आउट किया। इसके साथ साथ सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पर हम बनाते हैं, इमरजेंसी प्लान रेडी करते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो भी सेट करते हैं। मतलब पहले प्लानिंग फिर काम। जो भी सरप्राइजेस होते हैं यानी अनएक्सपेक्टेड जो भी चीजें हैं उसको हम इससे कम कर सकते हैं प्लानिंग की वजह से। अब फोर्थ स्टेज आती है वो है मॉनिटरिंग। अब इसके लिए हम डेली इंस्पेक्शंस करते हैं, मशीन गार्ड चेक करते हैं, पीपीई सही से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो चेक करते हैं, साइट पर ऑडिट करते हैं। साथ ही साथ नियर मिस अगर हमें दिखता है तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग भी यहाँ पर करते हैं और रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टम एक्चुअली यहाँ पर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब ये मॉनिटरिंग स्टेज हमने पार कर ली। अब हमारी लास्ट स्टेज आती है वो है रिव्यू की। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो मंथली मैनेजमेंट मीटिंग यहाँ पर होती है। फिर एक्सीडेंट डाटा हम चेक करते हैं कि इस महीने में क्या हुआ। फिर उसके बाद है कि ऑडिट रिपोर्ट्स भी डिस्कस करते हैं, इम्प्रूवमेंट डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करने चाहिए। मे बी नए सेफर मशीन्स जो है वो हम खरीदेंगे, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर सिस्टम और बेटर यहाँ पर हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो पॉलिसी यहाँ पर डायरेक्शन देती है, ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, प्लानिंग रिस्क कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग
परफॉर्मेंस चेक करता है और रिव्यू इम्प्रूवमेंट करता है। यही प्रोफेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट का रियल स्ट्रक्चर होता है, रैंडम नहीं, सिस्टमैटिक। अब हम बात करते हैं लीडरशिप एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस सिस्टम भी फेल हो जाती है अगर लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है तो। अगर मैनेजर्स सेफ्टी इग्नोर करते हैं तो वर्कर्स भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक आता है। लेकिन अगर लीडर्स रूल्स फॉलो करते हैं तो वर्कर्स भी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते हैं। सेफ्टी कल्चर का मतलब है कि लोग सेफ्टी के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि कोई वर्कर है तो उनके मन में कोई भी ऐसा डर नहीं होना चाहिए जब भी वो हजार्ड्स को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि वो सही से यहाँ पर हजार्ड्स को रिपोर्ट कर रहे हैं क्या? क्या मैनेजर्स सेफ्टी सीरियसली यहाँ पर ले रहे हैं क्या? क्या लोग यहाँ पर पीपी को बिना फोर्स के यहाँ पर पहनते हैं क्या? यानी कि किसी को भी यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है और लोग यानी कि जो भी वर्कर्स है उस साइट पर पीपी का सही तरीके से पालन कर रहे हैं क्या? तो ये सारी चीजें हमें बिहेवियर कल्चर्स को शो करती है। स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर नेचुरली एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब बात करते हैं वर्कर कंसल्टेशंस और कम्युनिकेशंस के बारे में। तो सेफ्टी ये वन वे कम्युनिकेशंस नहीं है। वर्कर्स को इन्वॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई मीटिंग लेते हो या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो या फिर अगर आपको सलाह मशवरा की भी ज़रूरत है तो आपको वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट लेना होता है। उनको ग्राउंड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा पता होता है, इसलिए टूल बॉक्स टॉक, सेफ्टी मीटिंग्स और फीडबैक सेशंस कंडक्ट करना चाहिए और उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये चीज़ आपको इंश्योर करना होगा। जब वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो सेफ्टी इंप्रूव होती है, क्योंकि उनको ओनरशिप फील होती है। उनको लगता है कि ये मुझे पूछ रहे हैं, मेरा सलाह मशवरा ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर ओनरशिप फील करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में और इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ रैंडमली चेकिंग करना नहीं होता है। इसको दो क्लियर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव मॉनिटरिंग और दूसरा है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। और निवोश इस एरिया से बहुत क्वेश्चंस आपको पूछता है। यानी कि जब भी आप सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देखते हो, आपको सिनारियो दिया जाता है तो उसमें भी रिएक्टिव मॉनिटरिंग और एक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में आपको लिखना होता है। तो निबोश इस एरिया से बहुत क्वेश्चंस आपको पूछता है, इसलिए इसको बहुत क्लियरली समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग को। तो एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब है सेफ्टी को चेक करना, वो भी कुछ गलत होने से पहले, यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले। ये प्रोएक्टिव होता है, ये प्रिवेंटिव होता है। हम ट्राई करते हैं कि एक्सीडेंट होने से पहले ही उनको स्टॉप कर दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शंस हम ये एक्सीडेंट होने से पहले करते हैं। सेफ्टी ऑडिट, टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग, इक्विपमेंट का चेक करना, पीपी कंप्लायंसेस को चेक करना, वर्कर्स को ऑब्जर्व करना जब वो काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हम एक्टिव मॉनिटरिंग में करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें प्रॉब्लम्स अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में काफी मददगार साबित करती है। इसलिए हम इश्यूज को पहले ही फिक्स कर देते हैं, बिफोर एनीवन गेट्स हर्ट। एक्टिव मॉनिटरिंग को आप रेगुलर हेल्थ चेकअप की तरह भी समझ सकते हो। अगर इलनेस अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाती है। एग्जैक्टली वही लॉजिक सेफ्टी पे अप्लाई होता है। अब बात करते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग की। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग तब होता है जब कुछ गलत हो चुका होता है। ये रिएक्टिव होता है, यानी कि ये पास्ट इवेंट्स को आपको दिखाता है। कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद वाली जो स्टेज है उसके बाद जो हम करते हैं तो वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है तो अभी हमें एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, नियर मिस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इलनेस रिकॉर्ड वहां पर हमें चाहिए, प्रॉपर्टी डैमेज के रिपोर्ट भी हम बनाते हैं। तो ये सारी स्टेज हम कब कर रहे हैं? तो एक्सीडेंट होने के बाद कर रहे हैं। और ये किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि दोबारा इस तरीके का एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। यहाँ हम उन मिस्टेक से सीखते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। हम एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, हम रूट कॉज यहाँ पर फाइंड करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं ताकि फ्यूचर में वो दोबारा ना हो। तो एक सिंपल डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि एक्टिव मॉनिटरिंग एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करता है और रिएक्टिव मॉनिटरिंग एक्सीडेंट से लर्निंग देता है। दोनों इंपॉर्टेंट है।
अगर हम सिर्फ रिएक्टिव मॉनिटरिंग करें तो हम हमेशा लेट रहेंगे, और अगर हम सिर्फ एक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे तो कुछ हिडन इश्यूज मिस हो सकते हैं। इसलिए एक अच्छी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा इन दोनों का इस्तेमाल करता है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये हर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक हार्ट होता है। सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो एक बार करो और फिर भूल जाओ। ये वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। हर दिन हमें कल से बेटर बनने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि वर्क प्लेसेस में कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। नई मशीन्स आती है, नई प्रोसेस स्टार्ट होती है, नए वर्कर्स ज्वाइन करते हैं, नए खतरे अपेयर होते रहते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं करेंगे तो सेफ्टी परफॉर्मेंस धीरे धीरे वीक हो जाएगी। इसीलिए पीडीसीए साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, प्लान डू चेक एक्ट, अगेन एंड अगेन, जो हमने इसके पहले जाना था। हर बार जब हम साइकिल कंप्लीट करते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। हम मिस्टेक्स यहाँ पर करेक्ट करते हैं, कंट्रोल्स को यहाँ पर हम अपग्रेड करते हैं, ट्रेनिंग इंप्रूव करते हैं और प्रोसीजर्स यहाँ पर और भी स्ट्रेथन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनकी वजह से सेफ्टी यहाँ पर और भी स्ट्रांग हो जाती है। अब ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि ऑडिट के बाद ये हमें पता चलता है कि वर्कर्स प्रॉपरली ग्लोव्स नहीं पहनते हैं। अब आप इसके लिए क्या करते हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो कि ग्लोव्स को प्रॉपरली पहनना है। नेक्स्ट मंथ आप कंप्लायंस यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखते हो, क्योंकि वर्कर को यहाँ पर अवेयर हो जाता है। फिर आप बेटर क्वालिटी के जो ग्लोव्स है उसको भी इंट्रोड्यूस करते होगे। अब यहाँ पर वर्कर को जो अनकंफर्टेबल लगता था ग्लोव्स को पहनने में, तो वो यहाँ पर कंफर्ट फील करते हैं। फिर आप यानी कि बेटर क्वालिटी के वो ग्लोव्स होते हैं इसकी वजह से। अब कंफर्ट यहाँ पर उनका इम्प्रूव हो जाता है। फिर आप दोबारा यहाँ पर रिव्यू करते हो और यहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने लगता है। यही इसी को हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो डेली में हमें छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स टाइम के साथ में बड़ी होते हुए उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा याद रखो, सेफ्टी मैनेजमेंट परफेक्शंस के बारे में नहीं होता है। ये कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट के बारे में होता है। हर दिन थोड़ा बेटर है। इसी तरह वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस एक्सीलेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस को अचीव करती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री जहां कोई सेफ्टी सिस्टम ही नहीं है, वहां पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी इंस्पेक्शंस वहां पर नहीं होता है। वर्कर जो चाहे वहां पर करते हैं, मशीन्स प्रॉपरली वहां पर मेंटेन नहीं होती हैं। कुछ टाइम बाद वहां पर एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं। अब कंपनी डिसाइड करती है कि प्रॉपर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट वहां पर करे, तो वो पॉलिसी को वहां पर इंप्लीमेंट करती है, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करती है, वर्कर्स को वहां पर ट्रेनिंग देती है, रेगुलर वहां पर इंस्पेक्शंस करती है। एक साल के अंदर एक्सीडेंट वहां पर 70% जो है वहां पर रिड्यूस होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? ये खाली लक की वजह से नहीं हुआ है या फिर कोई यहाँ पर मैजिक नहीं हुआ है, ये सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एक रियल पावर हमें यहाँ पर दिखाता है। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन जो हमने यहाँ पर सीखा है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि निवोश एग्जाम जैसा यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देने का ट्राई करना है। जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने इसके बारे में जाना है, तो वो आपको समझना है। मन ही मन में आप सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा है। पीडीसीए साइकिल्स के 4 स्टेजेस एक्सप्लेन आपको करने हैं। वो क्या है जो हमने यहाँ पर देखे हैं। HSG 65 के 5 एलिमेंट्स के नाम क्या है वो आपको बताने हैं। लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके 2 रीजन आप बताइए। एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। एग्जाम में हमेशा एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है, सिर्फ डेफिनेशन ही वहां पर लिखना नहीं होता है। स्ट्रक्चरल अगर आप आंसर्स लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आज हमने सीखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी सिस्टमैटिकली कैसे मैनेज की जाती है। हमने मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर समझी है, हमने यहाँ पर पीडीसीए साइकिल के बारे में समझा है, हमने यहाँ पर पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिव्यू के बारे में यहाँ पर समझा है, और हमने ये भी समझा है कि लीडरशिप और कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलिमेंट 1 में हमने बताया था आपको कि सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट होती है,
और एलिमेंट 2 में हमने यहाँ पर आपको बताया है कि सेफ्टी प्रोफेशनली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं नए लेक्चर में। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा निबोश आईजीसी के एलिमेंट 2 के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश आईजीसी का जो यूनिट जीआईसी 1 है, उसमें जो एलिमेंट 3 है मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस, इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस एलिमेंट 3 में हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि हजार्ड क्या है, रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स क्या होते हैं, हजार्ड और रिस्क इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के साथ तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। रिस्क के कुछ एग्जाम्पल लेंगे, साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है, हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स वो क्या होता है, उस साइड पर हम कंट्रोल्स कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स कैसे ले सकते हैं, अनसेफ पैट अनसेफ कंडीशंस क्या होते हैं, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसे मैनेज की जाती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एलिमेंट 3 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रियल साइड वर्क आपके लिए होता है, मतलब रियल साइड वर्क के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो बेसिक वर्ड्स आपको समझना बहुत ही जरूरी है, वो है हजार्ड और रिस्क। बहुत से स्टूडेंट और सेफ्टी ऑफिसर इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और निबोश एग्जाम में ये फेवरेट टॉपिक होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हजार्ड के बारे में। तो हजार्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजुरी और इल हेल्थ। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है या फिर इंजुरी हो सकती है या फिर इल हेल्थ हो सकता है, उसे हजार्ड कहा जाता है। हजार्ड तब तक हार्म नहीं करता है जब तक उसके साथ में कोई कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये एक हजार्ड है। बरकैट हाइट, केमिकल्स, मूविंग मशीनरी, नॉइज, स्ट्रेस, ये सब हजार्ड्स हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। तो रिस्क का मतलब होता है हजार्ड से एक्चुअली हार्म होने के जो चांसेस और वो हार्म कितना सीरियस हो सकता है, उसे रिस्क कहा जाता है। अब रिस्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है लाइक्लीहुड यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस, और दूसरा है सेवरिटी यानी इंजुरी कितनी सीरियस हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हजार्ड का मतलब डेंजर का सोर्स और रिस्क का मतलब उस डेंजर से नुकसान होने का चांस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भी इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है। अगर लाइव वायर एक्सपोज है तो इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क यहाँ पर हाई है। अगर वायर इंसुलेटेड है तो रिस्क यहाँ पर लो हो जाती है, लेकिन हजार्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी फिर भी प्रेजेंट है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। वर्क एट हाइट एक हजार्ड है। ओपन एज पर बिना गार्ड रेल्स का अगर आप काम करते हो तो ये हाई रिस्क माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर वहां पर गार्ड रेल्स और सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड किए जाए और उसके साथ अगर आप काम करते हो तो इसका जो खतरा है वो लो रिस्क हो जाता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं। केमिकल एसिड एक हजार्ड है। बिना ग्लोव्स के एसिड को अगर आप हैंडल करते हो तो यहाँ पर हाथ जलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, हाई रिस्क कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर इस केस में अगर अब आप प्रॉपर पीपी के साथ उस केमिकल को हैंडल करते हो तो उसका जो खतरा है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो एग्जाम के लिए ये एक सिंपल लाइन आपने हमेशा याद रखी है कि हजार्ड का मतलब क्या होता है कि हार्म यानी कि जो नुकसान है उस वो क्या कर सकता है, नुकसान क्या कर सकता है, हानि क्या हो सकती है। और रिस्क का मतलब होता है कि हार्म होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब कुछ प्रैक्टिकल रिस्क के एग्जांपल देखते हैं। सोचिए एक वेट फ्लोर है। हजार्ड क्या है यहाँ पर, वेट फ्लोर। तो रिस्क क्या है, वर्कर यहाँ पर स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। अगर कोई वार्निंग साइन नहीं है तो यहाँ पर रिस्क का लेवल हाई है। अगर वार्निंग साइन लगा दिया और फ्लोर क्लीन कर लिया जाए तो यहाँ पर रिस्क का लेवल कम हो जाता है। मैनुअल हैंडलिंग के एग्जांपल से समझते हैं। हजार्ड है यहाँ पर हेवी लोड, रिस्क है यहाँ पर बैक इंजरी। तो बिना ट्रेनिंग अगर आप लोड उठाते हो तो ये हाई रिस्क है। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोड को उठाने के लिए मैकेनिकल ऐड या फिर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर लोड को उठाते हो तो रिस्क का यहाँ पर लेवल कम हो जाता है, वो लो रिस्क में आ जाता है। अब एक और एक एग्जांपल समझते हैं। मशीन ऑपरेशंस का एग्जांपल लेते हैं। तो हजार्ड क्या है, तो रोटेटिंग मशीन पार्ट्स ये एक हजार्ड है। रिस्क है यहाँ पर कि हाथ यहाँ पर फंस जाना और सीरियस इंजरी होना। बिना गार्ड के रिस्क यहाँ पर हाई हो जाता है, लेकिन अगर
उसी मशीन्स को गार्ड के साथ अगर आप ऑपरेट करोगे तो रिस्क का लेवल यहाँ पर कम हो जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि हजार्ड मोस्टली सेम रहते हैं, लेकिन रिस्क को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हाई लेवल से लो लेवल तक कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हजार्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो इसके टोटल 5 टाइप्स है। सबसे पहला है फिजिकल हजार्ड, दूसरा है केमिकल हजार्ड, तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा है एर्गोनॉमिक हजार्ड और पांचवा है साइकोलॉजिकल हजार्ड। अब इसे एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले है फिजिकल हजार्ड। तो फिजिकल हजार्ड वो होते हैं जो फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, ज्यादा हीट या फिर कोल्ड, स्लिप्स, ट्रिप्स और फॉल्स। तो ये फिजिकल हजार्ड्स के एग्जाम्पल है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल हजार्ड्स के बारे में। तो केमिकल हजार्ड्स हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से होते हैं, जो बॉडी में इनहेल होने से या फिर स्किन कांटेक्ट से या फिर इंजेक्शन से इंटर कर सकते हैं, जैसे डस्ट, फ्यूम्स, वेपर्स, गैसेस, लिक्विड या फिर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हजार्ड। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और ब्लड बोन पैथोजन्स। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक हजार्ड्स। तो एर्गोनॉमिक हजार्ड्स पुअर वर्कप्लेस डिजाइन और गलत वर्क मेथड्स की वजह से होते हैं, जैसे मैनुअल हैंडलिंग, ऑकवर्ड पोस्चर, रिपीटिंग मूवमेंट्स और पुअर वर्क स्टेशन डिजाइन। और लास्ट है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। ये मेंटल हेल्थ और बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, फटीग, एक्सेसिव वर्कलोड, बुलिंग और हरासमेंट। तो ये साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो रिस्क असेसमेंट क्या होता है? तो रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रिस्क इवैल्यूएट किया जाता है और सुटेबल कंट्रोल मेजर्स डिसाइड किए जाते हैं। उसे रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। तो रिस्क असेसमेंट का पर्पस होता है एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ को प्रिवेंट करना, मेजर रिस्क आइडेंटिफाई करना, इफेक्टिव कंट्रोल्स लगाना और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना। रिस्क असेसमेंट मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम का कोर पार्ट है, जैसे ISO 45001। अब हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट में क्या क्या स्टेप्स आती है उसके बारे में। तो रिस्क असेसमेंट के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अब ये हम कैसे करते हैं? हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं तो बाय यूजिंग इंस्पेक्शंस, यानी कि साइट पर जाकर विजिट करके आप इंस्पेक्शन से हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन से आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक्सीडेंट का रिकॉर्ड चेक करके और वर्कर के साथ कंसल्टेशंस करके आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा स्टेप आता है वो है कि हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, अभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस हजार्ड्स की वजह से किसको नुकसान हो सकता है। तो वैसे लोगों को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप किसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो जैसे कि साइट पर एम्प्लॉइज हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, विजिटर्स, पब्लिक या फिर सारे वर्कर्स आ गए। ठीक है, तो ये सब कंसिडर करना होता है इस सेकंड स्टेप में। ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनको हजार्ड्स की वजह से नुकसान हो सकता है। अब स्टेप 3 आती है, वो है कि आपको अभी रिस्क को इवैल्यूएट करना है और एग्जिस्टिंग कंट्रोल यहाँ पर लेने हैं। तो लाइक्लीहुड और सेवरिटी चेक करनी होती है और उसके बदल ऊपर फिर आप उसका इस्तेमाल करके फिर आप रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हो। जैसे कि हमने इसके पहले भी जाना था कि रिस्क की कैटेगरी आती है, क्या आती है? हाई, मीडियम और लो। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास क्या कंट्रोल्स हमने लिए हुए हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, और फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल लेने के बाद ये जो हजार्ड्स हमने देखे हैं, तो उसमें कोई उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। अगर वो हाई रिस्क रहता है तो उसको हमें लो रिस्क में कन्वर्ट करना होता है। आगे में हम एग्जांपल से इसको समझेंगे ही। स्टेप 4 आती है कि अभी हमें डिसाइड करना होता है कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, और बाय यूजिंग जो हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स है उसके बदौलत हमें लेना होता है। अब ये हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या है, इसको भी हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। और स्टेप 5 आती है, वो है कि अभी हमें जो भी फाइंडिंग्स है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और उसको रिव्यू करना होता है। तो ये जनरली एक्सीडेंट के बाद या फिर कोई मेजर चेंज अगर हो गया है उसके बाद, या फिर रेगुलरली आपको रिव्यू करना होता है। अब साइट एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ये जो 5 स्टेप्स हमने देखे हैं वो समझ में आए अच्छे से। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क एट हाइट का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने ली। तो अभी हमें सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? हजार्ड्स का, कि हजार्ड्स हमें इसमें देखना है। हजार्ड्स हम क्या देखेंगे वर्क एट हाइट पर? तो ओपन एज हो सकते हैं,
नीचे गिरने का, वर्क एट हाइट से नीचे गिरने का खतरा हो सकता है, और ऊपर से जो है नीचे टूल्स भी गिर सकते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉलिंग टूल्स हो सकता है। ये हमने हज़ार्ड आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप है कि अभी हमें इसकी वजह से किसको नुकसान हो सकता है वो देखना है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स हैं जो ऊपर में काम कर रहे हैं, नीचे में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। वो हमने यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट कर ली। थर्ड स्टेप है हमारी एग्जिस्टिंग कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो अगर एग्जिस्टिंग कंट्रोल नहीं है तो रिस्क का लेवल यहाँ पर हाई है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल्स लेंगे, यानी कि गार्डर्स वहाँ पर लगाएँगे, ठीक है? हार्नेस जो वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं उनको देंगे, सुपरविजन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये सारी स्टेप हम लेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट का जो है रिकॉर्ड इसका रखेंगे कि हमने वर्क एट हाइट के लिए ये हमारा रिस्क असेसमेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हीरा हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि रिस्क असेसमेंट हमें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का करना होता है। उसमें सारी चीज़ें मेंशन्स होती है कि ये एक्टिविटी करते वक़्त इसमें क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या एक्जिस्टिंग कंट्रोल है, एडिशनल कंट्रोल हमने क्या लिए हैं। पहले ये रिस्क हाई थी और अभी हमने इसको लो में कैसे कन्वर्ट किया है, क्या कंट्रोल मेजर्स हमें लेने ज़रूरी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस हीरा में देखने को मिलती है। इसलिए हीरा काफ़ी ज़रूरी होता है। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, तो वो हमें करना होता है। और लास्टली जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और फिर इसको आपको रिव्यू करना होता है। या आप किस स्टेज में रिव्यू कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि साइट पर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई बड़े से चेंजेस हो जाते हैं साइट पर, कोई नए इक्विपमेंट आना या फिर कोई बदलाव अगर हो जाता है, जो काम करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? और वैसे भी आपको रेगुलरली इसको चेंज करते रहना होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जिसकी बदौलत आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ये 5 स्टेप्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट के बारे में, हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। सेफ्टी मैनेजमेंट में ये कंसेप्ट बैकबोन की तरह काम करता है। हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स एक स्ट्रक्चर मेथड है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा। इसका मतलब सिंपल है, हर कंट्रोल मेजर्स इक्वल नहीं होता। कुछ कंट्रोल मेजर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं तो कुछ कम होते हैं। इसलिए कंट्रोल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अप्लाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है एलिमिनेशंस, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशंस, तीसरा आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पांचवा आता है पीपी। तो ऐसे 5 हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स होते हैं और आपने हमेशा ध्यान देना है कि इसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा आपने इसी तरीके से मेंटेन करना है। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कंट्रोल होता है एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस का मतलब है हजार्ड को जड़ से खत्म करना, कंप्लीटली रिमूव कर देना। अगर हजार्ड ही नहीं रहेगा तो रिस्क भी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई काम बहुत डेंजरस है तो उस हजार्डस एक्टिविटी को बंद कर देना एलिमिनेशंस है। ये बेस्ट सॉल्यूशंस है क्योंकि प्रॉब्लम को रूट से ये खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब है हजार्डस मटेरियल या प्रोसेसेस को किसी लेस हजार्डस ऑप्शन से रिप्लेस करना। जैसे सॉल्वेंट बेस्ड पेंट की जगह हम वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। काम वही है लेकिन रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। सब्स्टिट्यूशंस हजार्ड को रिड्यूस करता है सोर्स पर ही। नेक्स्ट लेवल है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। ये फिजिकल चेंजेस होते हैं जो लोगों को हजार्ड से आइसोलेट करते हैं, जैसे मशीन गार्ड लगाना, वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करना या इंक्लोजर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, रोटेटिंग मशीन पर गार्ड लगाना, इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिवेंट होता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करते। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पर। ये कंट्रोल्स लोगों के काम करने के तरीके को चेंज करते हैं, जैसे प्रोसीजर्स बनाना, ट्रेनिंग देना, वर्क परमिट इशू करना, वार्निंग साइंस लगाना। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लोगों के डिसिप्लिन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ये इंजीनियरिंग कंट्रोल से थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं। और लास्ट लेवल होता है पीपी, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, ग्लोव्स, रेस्पिरेटर, सेफ्टी शूज। पीपी वर्कर को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पीपी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये हजार्ड को रिमूव नहीं करता, सिर्फ इंजरी की जो सेवरिटी है उसको रिड्यूस करता है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो। इसलिए कभी भी
सिर्फ पीपी पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब इस हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स को हम हमारे साइड पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि हम स्टील कटिंग यहाँ पर करते हैं एंगल ग्राइंडर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर एग्जांपल बन जाता है। अब इसके जरिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स हमारी साइड पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हिरार्की अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है एलिमिनेशंस। अगर पॉसिबल हो तो साइड पर कटिंग अवॉइड करो और प्री कट जो मटेरियल है उसे ऑर्डर करो। हजार्ड कंप्लीटली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, तो इसे हम एलिमिनेशंस कहेंगे। अगर एलिमिनेशंस पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। तो लो स्पार्क कटिंग जो टूल है यूज करो इंस्टेड ऑफ ग्राइंडर। ग्राइंडर के बदले जो कम स्पार्क जनरेट करे वैसे आप कटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर हो जाता है, जिससे हम रिस्क को यहाँ पर कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो ग्राइंडर गार्ड प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए, ये चीज हमें वहां पर देखनी होगी। स्पार्क शील्ड इंस्टॉल करो ताकि नियर बाय वर्कर्स वहां पर सेफ रहें। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसके लिए हम परमिट टू वर्क जो है वो इशू करना होगा आपको। सिर्फ ट्रेन जो ऑपरेटर रहेगा उसे ही आपको अलाउ करना होगा और सेफ पर प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। और फाइनली है पीपी। तो इसके लिए हम फेस शील्ड, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज मैंडेटरी ये होना चाहिए और ये पहनने ही चाहिए ऑपरेटर ने। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि कंट्रोल्स को हमने कैसे टॉप से लेकर बॉटम तक अप्लाई किया है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल से आपको हमेशा स्टार्ट करना है, वो है एलिमिनेशन से, और लास्ट में आता है पीपी, वहां तक आपको पहुंचना है। तो प्रोफेशनल सेफ्टी प्रैक्टिस में कभी भी डायरेक्टली आपको पीपी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा हिरार्की को आपको फॉलो करना होगा। यही है सेफ और सिस्टमैटिक अप्रोच। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं और उसको हम साइड पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो अनसेफ एक्ट वो होते हैं जो लोग गलत काम करते हैं, यानी कि आदमी के द्वारा किया गया गलत काम, वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। जैसे पीपी ना पहनना, उनको हेलमेट दिया गया है उन्होंने नहीं पहना, सेफ्टी डिवाइसेस बाईपास करना, प्रोसीजर्स को इग्नोर करना, तो ये अनसेफ एक्ट के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं अनसेफ कंडीशंस के। तो अनसेफ कंडीशंस वर्क प्लेस की फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो इक्विपमेंट है वो डिफेक्टिव है, या फिर लाइटिंग की कंडीशंस पुअर है, स्लिपरी फ्लोर है और गार्डरेल्स नहीं है, या फिर मशीन का जो है गार्डरेल नहीं है, स्कैफोल्डिंग का गार्डरेल्स नहीं है, या फिर मशीन में गार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये अनसेफ कंडीशंस के एग्जांपल्स हैं। तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स है वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस दोनों की वजह से होते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का सिंपल मतलब है एक फॉर्मल प्रोसीजर जो क्लियरली बताता है कि कोई भी टास्क सेफली कैसे परफॉर्म करना है। जब हजार्ड को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर हाइट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिकल वर्क में इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर मेथड बनाते हैं जिससे काम सेफली हो सके। इसी स्ट्रक्चर मेथड को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में इंक्लूड होता है मेथड स्टेटमेंट, परमिट टू वर्क सिस्टम्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये डॉक्यूमेंट्स क्लियरली डिफाइन करते हैं टास्क का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कौन कौन से हजार्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कौन से हजार्ड्स इसमें इन्वॉल्व है, कौन से कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने होते हैं और किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा यह है कि वर्कर को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाली स्टेप क्या होती है, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, कंफ्यूजन उसके मन का जो भी रहता है वो दूर हो जाता है और शॉर्टकट यहाँ पर अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि उसको प्रॉपर स्टेप पता होती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बताता है कि काम सेफली कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं परमिट टू वर्क की, क्योंकि ये एग्जाम और रियल साइड्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटर्न सिस्टम है जो हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ एक पेपर नहीं होता है बल्कि ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, वर्क एट हाइट, इन सब काम को स्टार्ट करने से पहले परमिट इशू किया जाता है। परमिट इंश्योर करता है कि हजार्ड्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गए हैं या फिर नहीं।
रिक्वायर्ड कंट्रोल्स यहाँ पर लग चुके हैं, ये भी हमें ये बताता है। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ने ऑथराइजेशंस दे दिया है क्या, वो भी हमें इस परमिट से पता चलता है। वर्क मॉनिटर हो रहा है, ये भी हमें पता चलता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं हॉट वर्क का। अगर वेल्डिंग करनी है तो परमिट चेक करेगा कि फ्लेमेबल मटेरियल वहां से रिमूव किया गया है या फिर नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या फिर नहीं, फायर वॉच असाइन किया गया है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें परमिट से पता चलती है। अगर परमिट सिस्टम फॉलो नहीं किया गया तो स्मॉल स्पार्क भी मेजर फायर बन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि परमिट टू वर्क पेपर वर्क नहीं है, ये लाइफ सेविंग कंट्रोल सिस्टम है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं यहाँ पर, जो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर कर देते हैं। वो है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब है लोग अपने काम, इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। चाहे आपके पास परफेक्ट प्रोसीजर्स हो, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर ह्यूमन बिहेवियर को समझा नहीं गया तो। ह्यूमन फैक्टर्स डायरेक्टली सेफ्टी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल वर्कलोड, फटीग, स्ट्रेस, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस। सोचिए, अगर वर्कर थका हुआ है तो मिस्टेक करने का चांस यहाँ पर ज्यादा होगा। अगर वर्कर स्ट्रेस में है तो वो प्रोसीजर्स इग्नोर कर सकता है। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो इक्विपमेंट गलत यूज हो सकता है। इसलिए सेफ्टी सिर्फ मशीन और रूल्स का गेम नहीं है, सेफ्टी लोगों का भी इशू है। अगर ह्यूमन फैक्टर्स इग्नोर कर दिए तो एक्सीडेंट रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं मैनेजिंग चेंज की। वर्क प्लेस कभी स्टैटिक नहीं होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। और हर चेंज नए खतरे को इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइट पर नए कभी कभी इक्विपमेंट आ जाते हैं, नई प्रोसेस से हमें काम करना पड़ता है, नए मटेरियल्स आ जाते हैं, नए पर्सन्स भी आ जाते हैं, नए वर्कर्स आ जाते हैं। अगर ये जो चेंजेस है अगर होते हैं सडनली, तो इसकी बदौलत हमें नए खतरे भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर नया मशीन इंट्रोड्यूस किया गया और वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई तो एक्सीडेंट का भी यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वर्कर को उस नए मशीन के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर नया केमिकल यूज किया गया और सेफ्टी डाटा अपडेट नहीं किया गया तो एक्सपोजर रिस्क यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि वर्कर को उसके बारे में नहीं पता होगा। अगर नए वर्कर्स हायर किए गए और उनको इंडक्शंस नहीं दिया गया, उनको बताया नहीं कि साइट की कंडीशंस क्या है, क्या काम होने वाला है या फिर क्या खतरे हो सकते हैं, तो अनसेफ एक्ट का बढ़ना यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। आदमी की गलती यहाँ पर बढ़ सकती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहेगा। इसलिए जब भी कोई चेंज होता है तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना मैंडेटरी हो जाता है, बिफोर चेंज भी और आफ्टर चेंज भी। मैनेजिंग चेंज को इग्नोर करना मतलब फ्यूचर एक्सीडेंट को इनवाइट करना होता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक वेयरहाउस ने न्यू रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, लेआउट चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने रिस्क असेसमेंट नहीं किया। फोरक्लिप का जो रूट है वो डिजाइन नहीं किया, वर्कर्स को ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं दी गई। कुछ टाइम बाद फोरक्लिप न्यू रैकिंग से टकरा गया और वहां पर कुछ चीजें जो है वो गिर गई। एक वर्कर वहां पर इंज्योर भी हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी ने यहाँ पर हजार्ड आइडेंटिफाई नहीं किया था, वो करने में असमर्थ रही थी। फिर उसके बाद पता चला कि रिस्क असेस भी वहां पर नहीं किया गया, वर्कर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसकी भी कमी थी, और चेंज मैनेज भी यहाँ पर करने में वो कमी थी। यानी कि जो भी नए चेंजेस यहाँ पर हुए थे उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था सबके साथ में। तो ये एक्सीडेंट का यहाँ पर मेन कॉज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक्सीडेंट लक की वजह से नहीं हुआ है, ये पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि सेफ्टी को सिस्टमैटिकली मैनेज करना कितना जरूरी होता है। सेफ्टी ऑटोमेटिक नहीं होती, उसको प्लान, कंट्रोल और मॉनिटर करना पड़ता है। अब आपके लिए कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको देना है। आपको बताना है कि हज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। साथ ही साथ हज़ार्ड और रिस्क इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। रिस्क असेसमेंट की 5 स्टेप्स क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए। साथ ही साथ हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या है उसको एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। अनसेफ पैक्ट और अनसेफ कंडीशंस यानी कि क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। यानी कि ये अगर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको आते हैं, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एलिमेंट 1 ने हमें बताया था कि सेफ्टी क्यों जरूरी है, एलिमेंट 2 ने हमें बताया था कि सेफ्टी कैसे मैनेज की जाती है,
और एलिमेंट 3 ने हमें ये बताया है कि साइट फॉर सेफ्टी प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होती है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोशाइजेसी के एलिमेंट 4 के बारे में, जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। एलिमेंट 4 एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेक करती है कि उनका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली वर्किंग है या फिर नहीं। सिर्फ पॉलिसीज बनाना इनफ नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर्स लिखना इनफ नहीं है, सिर्फ रिस्क असेसमेंट करना और कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना भी इनफ नहीं है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रिस्क कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर मॉनिटरिंग और मेजरमेंट नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सेफ्टी कंट्रोल्स इफेक्टिव है या फिर नहीं है। इस एलिमेंट में हम जानने वाले हैं कि एक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि क्या होता है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि क्या होता है, इंस्पेक्शंस ऑडिट्स के बारे में जानेंगे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स क्या है, रिव्यू और इंप्रूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है और मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स जैसे ISO 45001 के कंप्लायंस को सपोर्ट करता है। तो चलिए फिर आज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। अब मॉनिटरिंग का मतलब है सेफ्टी परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली चेक करना। ये स्ट्रक्चर होता है, ये प्लान होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। मॉनिटरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स है जैसे कि कंट्रोल मेजर्स वर्किंग है या फिर नहीं ये कंफर्म करना, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना, सिस्टम फेलर्स अर्ली डिटेक्ट करना, एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ प्रिवेंट करना, ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। मॉनिटरिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स भी हमें देता है, वो ये है कि क्या हम सेफ्टी इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते तो आप उनको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग के टाइप्स के बारे में। तो मॉनिटरिंग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग एक्सीडेंट होने से पहले सेफ्टी चेक करता है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग एक्सीडेंट होने के बाद उनसे हमें लर्निंग सिखाता है, हम ये लर्न वो करते हैं, उससे चीजें सीखते हैं। दोनों मेथड्स एक कंप्लीट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है। अगर सिर्फ रिएक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे तो हर बार किसी के इंजोर होने के बाद ही हम सीखेंगे। अगर सिर्फ एक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे तो रियल इंसिडेंट्स के लेसन मिस हो सकते हैं। इसलिए बैलेंस सिस्टम दोनों का यूज करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव मॉनिटरिंग यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो एक्टिव मॉनिटरिंग प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव होता है। ये हार्म होने से पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है। ये चेक करता है कि सिस्टम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं। एक्टिव मॉनिटरिंग के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस, सेफ्टी टूर्स, सेफ्टी सैंपलिंग, सेफ्टी ऑडिट्स, इक्विपमेंट चेक्स, परमिट चेक्स, पीपी कंप्लायंस ऑब्जर्वेशंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जैसे नॉइस या फिर डस्ट मेजरमेंट्स। तो एक्टिव मॉनिटरिंग हजार्ड्स को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करके इंसिडेंट्स प्रिवेंट करता है। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स है, इसमें है जैसे कि इंजुरीज प्रिवेंट करता है, अनसेफ बिहेवियर आइडेंटिफाई करता है, कंप्लायंस इंप्रूव करता है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर डेवलप करता है, मैनेजमेंट कमिटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है एक्टिव मॉनिटरिंग के। जब वर्कर्स रेगुलर इंस्पेक्शंस और सेफ्टी चेक्स देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि मैनेजमेंट सेफ्टी को यहाँ पर सीरियस लेती है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग की कि इसका मतलब क्या होता है। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग इंसिडेंट या फिर फेलर होने के बाद होता है। ये एनालाइज करता है कि क्या गलत हुआ और क्यों हुआ। ये ऑलरेडी हो चुकी इवेंट्स पर बेस होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस, नियर मिस रिपोर्ट्स, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डैमेज रिपोर्ट्स, इन्फोर्समेंट नोटिसेस, वर्कर्स या पब्लिक की कंप्लेंट्स। रिएक्टिव मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन को पास्ट इवेंट से सीखने और रिकरेंस प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां भी है, खामियां भी है। वो ये है कि ये हार्म होने के बाद होता है और ये प्रिवेंशन फेलर इंडिकेट करता है।
ये फ्यूचर हजार्ड्स प्रिडिक्ट नहीं करता, इसलिए रिएक्टिव मॉनिटरिंग को हमेशा एक्टिव मॉनिटरिंग के साथ कंबाइन करना चाहिए। अब चलिए अब हम बात करते हैं वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशंस होता है वर्कप्लेस कंडीशंस, इक्विपमेंट और एक्टिविटीज का, जिससे हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जा सके और इंश्योर किया जा सके कि सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं। इंस्पेक्शंस अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को एक्सीडेंट होने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या है वो जानते हैं। तो इसका पर्पस है कि हजार्ड्स को हार्म होने से पहले आइडेंटिफाई करना, सेफ्टी प्रोसीजर्स के कंप्लायंस को इंश्योर करना, कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस चेक करना, हाउसकीपिंग और जनरल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना, प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना। इंस्पेक्शंस एक्टिव मॉनिटरिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस के टाइप्स के बारे में। अब वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है रूटीन इंस्पेक्शंस। अब रूटीन इंस्पेक्शंस मतलब रेगुलर सुपरवाइजर या फिर लाइन मैनेजर्स साइट पर एक इंस्पेक्शंस कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि सुपरवाइजर डेली हाउसकीपिंग और पीपी कंप्लायंस चेक करते हैं, तो वो रूटीन इंस्पेक्शंस का पार्ट है। दूसरा है प्लान फॉर्मल इंस्पेक्शंस। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के तहत हम इंस्पेक्शंस करते हैं एक फॉर्मल। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेफ्टी ऑफिसर्स क्या करते हैं, एक इंटरवल यानी कि जैसे कि हर महीने सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो ये प्लानिंग के तहत होता है। या फिर आप एग्जांपल से भी समझते हो, कंस्ट्रक्शन साइट का हम मंथली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो है वो मंथली इंस्पेक्शंस उसका करते हैं और बाकायदा फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या क्या है वो सारी चीजें चेक करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो वो भी प्लान फॉर्मल इंस्पेक्शंस का पार्ट होता है। थर्ड है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस। अब ये क्या है, तो लॉ के अंडर रिक्वायर होते हैं एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट या फिर ऑपरेशंस के लिए ये होता है। एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट का हम 6 महीने के बाद जो है इंस्पेक्शंस करते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस के अंडर आता है। चौथा है प्री यूज इंस्पेक्शंस। प्री यूज इंस्पेक्शन जैसे कि इक्विपमेंट यूज करने से पहले ये किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ब्रेक को चेक करता है, हॉर्न और टायर्स चेक करता है उसका काम शुरू करने से पहले, तो ये प्री यूज इंस्पेक्शंस होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो चेक होता है तो इसमें हमने ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस के दौरान हमने क्या चेक करना चाहिए। तो इसमें आता है जैसे कि हाउसकीपिंग हम चेक करते हैं, मशीन गार्डिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखते हैं, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट देखते हैं, वर्क एट हाइट के प्रोटेक्शंस देखते हैं, पीपी यूजेज और इमरजेंसी एग्जिट, ये सारी चीजें हम इंस्पेक्शंस के दरमियान चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट के बारे में। तो सेफ्टी ऑडिट एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है पूरे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिससे डिटरमाइन किया जाता है कि सिस्टम इफेक्टिव है और लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के कंप्लेंट है या नहीं। इंस्पेक्शंस इंडिविजुअल हजार्ड्स इवैल्यूएट करता है, लेकिन ऑडिट्स सिस्टम्स इवैल्यूएट करता है। इंस्पेक्शंस कंडीशंस देखता है और ऑडिट सिस्टम देखता है। ये डिफरेंस जो है आपको समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट के पर्पस के बारे में। तो इसका मेन पर्पस है सेफ्टी पॉलिसीज के कंप्लायंस को इवैल्यूएट करना, प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं इसे चेक करना, मैनेजमेंट सिस्टम की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंड करना और कंटिन्यूअस जो इम्प्रूवमेंट है होते हैं उसको इंश्योर करना। ऑडिट पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इवैल्यूएट करता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट के टाइप्स के बारे में। तो इसके भी कई सारे टाइप्स आते हैं, तो उसमें है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेन एम्प्लॉयज इसे कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि कंपनी सेफ्टी टीम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑडिट करती है, या फिर आपने देखा होगा कि इंटरनल ऑडिट जो आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके जो हेड होंगे वो इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि जैसे कि 3 महीने में या फिर 6 महीने में आएंगे और फिर आपके यहाँ पर ऑडिट के रूप में आएंगे और फिर वो वहाँ पर सारी चीजें चेक करेंगे कि वो सही है या फिर नहीं है। दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट यानी कि क्या, तो एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट्स या फिर सर्टिफिकेशन जो बॉडीज होती है वो इसे कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि ISO 45001 सर्टिफिकेशंस ऑडिट, इसके लिए जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है वो आती है और वो चेक करती है। तो आपको ये दोनों में ये डिफरेंस समझना है कि
हाँ, इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट की जो इंटरनल टीम होती है उनके द्वारा ऑडिट किया जाता है। और एक्सटर्नल ऑडिट यानी कि जो मैनेजमेंट के बाहर यानी कि जो एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट या फिर एजेंसी होती है उनके द्वारा ये ऑडिट किया जाता है। और भी इसके टाइप्स है, जैसे कि लीगल और रेगुलेटरी ऑडिट भी आता है, जैसे कि इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ये कंडक्ट करता है। अब आपको ये समझना है कि इंस्पेक्शंस और ऑडिट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंस्पेक्शंस के बारे में। तो इंस्पेक्शंस क्या है? तो इंस्पेक्शंस में हजार्ड पर फोकस किया जाता है, ऑडिट में सिस्टम पर फोकस किया जाता है। इंस्पेक्शंस में हम वर्कप्लेस कंडीशंस चेक करते हैं और ऑडिट में हम पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चेक करते हैं। इंस्पेक्शंस ये फ्रीक्वेंट होता है और ऑडिट पीरियोडिक और फॉर्मल होता है। इंस्पेक्शंस ये सुपरवाइजर्स कंडक्ट करते हैं और ऑडिट ये ट्रेन जो ऑडिटर्स होते हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपने समझना है इंस्पेक्शंस और ऑडिट के बारे में। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट के कॉजेस डिटरमाइन किए जाते हैं और रीअकरेंस प्रिवेंट की जाती है। प्राइमरी गोल प्रिवेंशन है, ब्लेम नहीं। इन्वेस्टिगेशन लर्निंग के लिए होती है, पनिशमेंट के लिए नहीं होती है। अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्सीडेंट एक अनप्लान इवेंट है जिसमें इंजुरी, इलनेस या फिर डैमेज होता है, ये एक्सीडेंट केस में होता है। लेकिन अगर हम इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये अनप्लान इवेंट है जिसमें इंजुरी हो भी सकती है और नहीं भी। नियर मिस भी एक है इसमें। तो नियर मिस का मतलब होता है कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें हार्म हो सकता है लेकिन उसमें हुआ, लेकिन उसकी वजह से हार्म नहीं हुआ है। उसमें पोटेंशियल था, क्षमता थी हार्म होने की, नुकसान होने की, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये तीनों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हमेशा कि एक्सीडेंट क्या है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो साइट पर उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। नियर मिस हुआ तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? तो इमीडिएट और रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना, रीअकरेंस को प्रिवेंट करना, सेफ्टी सिस्टम को इंप्रूव करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना और एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करना। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस की, तो ऐसा समझते हैं कि वर्कर वेट फ्लोर पर स्लिप करता है और उसका जो आर्म है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब आती है बारी इन्वेस्टिगेशन की। तो जब आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि वहां पर वार्निंग साइन नहीं था, हाउस कीपिंग वहां पर पुअर थी और क्लीनिंग वहां पर शेड्यूल भी नहीं था। तो करेक्टिव मेजर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और फ्यूचर एक्सीडेंट्स यहाँ पर प्रिवेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट कॉजेशंस यानी कि क्या होता है उसके बारे में। तो एक्सीडेंट्स यूजुअली सिंगल कॉज से नहीं होते, ये चेन ऑफ फेलर्स का रिजल्ट होता है। इसमें आता है जैसे कि इमीडिएट कॉजेस। अब ये क्या है? तो विजिबल कॉजेस जो डायरेक्टली एक्सीडेंट से लिंक होते हैं और ये विजिबल होते हैं। एग्जांपल जैसे कि स्लिपरी जो फ्लोर है, मिसिंग गार्ड हो गया, पीपी नहीं पहनना या फिर अनसेफ बिहेवियर। तो ये इमीडिएट कॉजेस के एग्जांपल्स हैं। दूसरा है अंडरलाइन कॉजेस। ये क्या है? तो सिस्टम के जो वीकनेसेस है जो इमीडिएट कॉजेस को एग्जिस्ट करने देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे कि पुअर सुपरविजन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इनएडुकेट मेंटेनेंस और वीक प्रोसीजर्स। तो ये यहाँ पर सिस्टम को दर्शाती है, यानी कि यहाँ पर सिस्टम वीक है वो हमें बताती है और यही यहाँ पर अंडरलाइंग कॉजेस है। थर्ड है यहाँ पर रूट कॉजेस। अब रूट कॉजेस यानी कि ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल का फेलर्स होता है। एग्जांपल जैसे कि पुअर सेफ्टी कल्चर हो गया, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट हो गया, इनएडुकेट रिस्क असेसमेंट हो गया या फिर पुअर कम्युनिकेशंस। तो ये रूट कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक वर्कर वर्केट हाइट से गिरता है। अभी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इमीडिएट कॉज क्या है, अंडरलाइन कॉज क्या है और रूट कॉज क्या है। इसमें आप इमीडिएट कॉज देखते हो कि हार्नेस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। अंडरलाइन कॉज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई। और रूट कॉज आपको यहाँ पर पता चलता है कि मैनेजमेंट ने फाल प्रोटेक्शंस को प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो जब आप ये तीनों लेवल्स को अच्छे से समझते हो तो आप रीऑकरेंस यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस तरीके का जो एक्सीडेंट्स है या फिर इंसिडेंट्स है ये दोबारा फ्यूचर में ना हो, उसको आप यहाँ पर
प्रिवेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के स्टेप्स के बारे में। तो इसके कई सारे स्टेप्स है और हर एक स्टेप्स यहाँ पर उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कोई पर्सन से पुलिस मैन होता है, उसको अगर कोई क्राइम सीन अगर वो देखते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक उसी प्रकार आपको एक्सीडेंट का यहाँ पर एज अ सेफ्टी पर्सन इन्वेस्टिगेट करना होता है, ताकि आपको रूट कॉज आप वो फाइंड आउट कर सको और दोबारा फ्यूचर में इस तरीके का इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट ना हो, इस चीज को इंश्योर कर सको। तो ये जो स्टेप्स है सारे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है। सबसे पहली जो स्टेप है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, वो है कि आपको सीन को सिक्योर करना है। यानी कि आपको पता चला कि एक आपके साइड पर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुआ है, तो वो जो पर्टिकुलर सीन है जहां पर ये एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट हुआ है, उस सीन को आपको सिक्योर करना होता है। ठीक है। और ये इसलिए करना होता है ताकि कोई और दूसरे या फिर तीसरे पर्सन्स को यहाँ पर और भी नुकसान ना हो, एविडेंस को यहाँ पर आप प्रिजर्व कर सको और मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सको। ठीक है। दूसरी जो स्टेप आती है वो है कि अभी आपको एविडेंस कलेक्ट करना होता है। एविडेंस कलेक्ट यानी कि जहां पर कोई हादसा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आप फोटोग्राफ्स आप ले सकते हो, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, इक्विपमेंट चेक कर सकते हो, सीसीटीवी फुटेज अगर है तो उसको आप रिव्यू कर सकते हो। तो ये आप एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो। थर्ड स्टेप आती है फिर इंटरव्यू विटनेस, यानी कि जो भी पर्सन्स इस एक्सीडेंट को या फिर इंसिडेंट को देखा है, जो आई विटनेस है वहां पर, तो आप उनका इंटरव्यू कर सकते हो और उनसे जानकारी ले सकते हो। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछना है उनको। ठीक है। यहाँ पर ब्लेमिंग लैंग्वेज आपको अवॉइड करनी है, कि किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं करना है। और स्टेटमेंट जो भी आपको मिलेगा तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद स्टेप 4 आती है, वो है कि अभी आपको कॉजेस आइडेंटिफाई करने हैं। जो हमने इसके पहले देखा था कि इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज और रूट कॉजेस, वो आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना होगा। फिर स्टेप 5 आती है, वो है कि अभी आपको करेक्टिव एक्शंस को रिकमेंड करना है, कि इसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस हम ले सकेंगे। जैसे कि एग्जांपल से आप गार्ड इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, प्रोसीजर्स अपडेट करो, सुपरविजन इंप्रूव करो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टेप 6 आती है, वो है रिकॉर्ड फाइंडिंग्स। रिकॉर्ड फाइंडिंग्स यानी कि इसमें है कि आपको अभी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो तैयार करना है, एविडेंस इंक्लूड आपको करना है और एक्शन प्लान यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड फाइंडिंग्स में आता है। और लास्ट स्टेप आती है फिर फॉलो। ठीक है। तो फॉलोअप में आप क्या कर सकते हो कि इंश्योर करो कि एक्शंस यहाँ पर इंप्लीमेंट हुए हैं, इफेक्टिवनेस को यहाँ पर मॉनिटर करो और सर्टेन पीरियड के बाद रिव्यू करो। अब ये जो सातों स्टेप मैंने आपको बताई है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की, तो इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं एक एग्जांपल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है। ये एक सिनारियो है, हमने लिया है एग्जांपल के तहत कि वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है, ये जो सातों स्टेप है इसका इस्तेमाल करके। ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे वहां पे, जो सीन है उसको सिक्योर करोगे और फिर आप वहां पर इन्वेस्टिगेशंस करोगे कि क्या क्या चीजें हैं। उसमें आप देखते हो कि आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा, तो वहां पर डैमेज केबल आपको देखने को मिलती है। तो ये आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें आपको डैमेज केबल मिली। फिर आप देखते हो तो मेंटेनेंस वहां पर इंस्पेक्शंस नहीं था, जैसे कि इसका इंस्पेक्शंस होता है, इसका मेंटेनेंस का इंस्पेक्शंस होता है, वो आपने देखा कि वहां पर उसका इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ था। वर्कर्स रिपोर्टिंग जो प्रोसीजर्स से उससे वो अनअवेयर थे, यानी कि वर्कर को ये पता ही नहीं था कि अगर कोई हादसा अगर होता है तो इसको रिपोर्ट करना होता है सीनियर पर्सन्स को। ठीक है। तो वो अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। तो ये सारी चीजें आपने इन्वेस्टिगेशन में देखी थी। अब इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर आप एक्शन लोगे कि आपके द्वारा एक्शन लिया जाता है कि केबल्स को यहाँ पर आप रिप्लेस करते हो, इंस्पेक्शन जो शेड्यूल है उसको इंट्रोड्यूस करते हो कि किस तरीके से जो है इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए एक पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करते हो। तो आपने यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसके रूट कॉजेस क्या थे वो आइडेंटिफाई किए, और फिर उसके लिए हमने क्या एक्शन लेने चाहिए वो भी आपने एक्शंस लिए। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इस तरीके का जो एक्सीडेंट है वो दोबारा फ्यूचर में ना हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये डिटरमाइन करता है कि सेफ्टी ऑब्जेक्टिव कितना यहाँ पर अचीव हुआ है। इसके लिए हम दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं।
दो मेन इंडिकेटर है, उसमें सबसे पहला है लीडिंग इंडिकेटर्स, दूसरा आता है लैगिंग इंडिकेटर्स। अब ये क्या है जिसके तहत हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में। तो लीडिंग इंडिकेटर्स यानी कि प्रोएक्टिव मेजर्स होता है जो एक्सीडेंट प्रिवेंट करने वाली जो एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट कंप्लीटेड हुए, तो आपने नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट कंप्लीट किया, मतलब ये लीडिंग इंडिकेटर्स है जो आपको बताएगा यहाँ पर कि परफॉर्मेंस किस तरीके का है, क्या मेजर आपने किया, किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है। दूसरा है नंबर ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस, यहाँ पर कितने कंडक्ट किए गए हैं, एक की गई, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स होंगे यहाँ पर तो आपको ये पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शंस कितने परफॉर्म हुए हैं, परसेंटेज ऑफ पीपी कंप्लायंसेस क्या है, नंबर ऑफ सेफ्टी मीटिंग्स कितने यहाँ पर कंडक्ट की गई है, करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर कितने कंप्लीट हुए हैं वो भी ऑन टाइम पर, हजार यहाँ पर रिपोर्ट सबमिटेड किए गए हैं क्या। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स का एग्जांपल्स है जिससे हमें परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स यानी कि रिएक्टिव मेजर्स जो इंसिडेंट होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्कप्लेस इंजरीज कितनी हुई है वो कैलकुलेट करोगे, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट निकालोगे, नंबर ऑफ नियर मिसेस कितने हुए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज इंसिडेंट, ऑक्यूपेशनल इलनेस केसेस, इन्फोर्समेंट नोटिसेस, डेज लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स। तो ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंडिकेटर्स से आप ये पता कर सकते हो कि मैनेजमेंट का या फिर कंपनी का यहाँ पर सेफ्टी में किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसको आप मेजर कर सकते हो। इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए ये दोनों इंडिकेटर्स काफी जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं रिव्यूइंग परफॉर्मेंस के बारे में कि परफॉर्मेंस को आप कैसे रिव्यू कर सकते हो। तो मैनेजमेंट रिव्यू पीरियोडिक बेसिस पर ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है। इसमें कंसीडर किया जाता है ऑडिट का रिजल्ट क्या है, इंसिडेंट स्टैटिस्टिक क्या है, कंप्लायंस स्टेटस क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वर्कर का फीडबैक क्या है। इन सभी के बेसिस के ऊपर आप परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हो। पर्पस ये है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है। अब एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फ्रीक्वेंट माइनर इंजुरीज हो रही है। इनिशियली कंपनी सिर्फ एक्सीडेंट नंबर्स यहाँ पर ट्रैक करती थी कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं। बाद में उन्होंने एक्टिव मॉनिटरिंग को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उन्होंने इंस्पेक्शंस, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस और सेफ्टी मीटिंग्स कंडक्ट करना शुरू किया। कुछ महीनों में हजार यहाँ पर अर्ली आइडेंटिफाई होने लगे, क्योंकि इंस्पेक्शंस यहाँ पर होने लगा तो उनको पहले ही आइडेंटिफाई होने लगे कि यहाँ पर हजार क्या हो सकते हैं, और इंजुरी का जो रेट था वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ड्रॉप होने लगा। ये क्लियरली शो करता है कि प्रिवेंशन बेस्ड मॉनिटरिंग रिएक्टिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब कुछ आपके लिए एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप इतना जो वीडियो आपने देखा है तो इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी है वो आपको बताना है। जैसे कि एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। वर्कप्लेस इंस्पेक्शंस का पर्पस क्या है, इंस्पेक्शंस और ऑडिट इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स क्या है वो आपको बताना है, और लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या है ये आपको बताना है। एग्जामिनेशंस में आपने आंसर्स को एक्सप्लेनेशंस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ लिखना चाहिए। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अगर दे सकते हो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, इस एलिमेंट 4 के कंक्लूजन की। तो एलिमेंट 4 एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करती है और कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस कैसे वेरीफाई करती है। इसमें कवर होता है मॉनिटरिंग मेथड्स, इंस्पेक्शंस, ऑडिट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और मैनेजमेंट रिव्यू, जो हमने इस वीडियो में जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एलिमेंट 4 के बारे में। और अगर आपका कोई भी इसके बारे में डाउट हो, सवाल हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस ऑफ यूनिट GIC 1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने सारे 4 एलिमेंट्स को डिटेल में समझा है। अब आपका GIC 1 का बेस यहाँ पर क्लियर हो चुका है। साथ ही यूनिट GIC 2 रिस्क असेसमेंट का एलिमेंट 5 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है और उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स 6 से लेकर एलिमेंट 11 तक,
तो उन पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह आपका कंप्लीट यहाँ पर निबो शाइजीसी सिलेबस वीडियो फॉर्मेट में भी कवर हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशंस, क्लियर कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग एग्जाम स्ट्रैटेजी चाहिए तो निबो शाइजीसी की हमारी जो ई बुक है उसको ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।